वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 3। ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा। लेक्चर नंबर 1 हमारा जो था उसमें हमने एक ब्रीफ आउटलाइन देखा था कि नेशनलिज्म जो यूरोप में शुरू हुआ था, यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट में शुरू हुआ था, वो कैसे हुआ था, एक आउटलाइन देखा था हमने कि उसमें क्या हुआ था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरियो के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस पढ़े थे पूरा, कि पेंटिंग जो थी फ्रेडरिक सोरियो की उसमें उन्होंने क्या दिखाया था और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, मीन्स वो किस तरीके से राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था उसकी वजह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे जनरेट हुई, लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई। ठीक है, देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 9th में है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ था तो हुआ क्या था, वहां पे जो मोनार्ची सिस्टम था, पहले से मोनार्ची सिस्टम से पावर जो थी वो अब लोगों के हाथ में ट्रांसफर हो गई थी, पीपल के हाथों में ट्रांसफर हो गई थी। ठीक है, कुछ टाइम तक पब्लिक वहां पे रूल किया, उसका जैकोबिन्स क्लब आया वहां पे, फिर उसके बाद एक डायरेक्टरी रूल की 5 मेंबर्स की, और उसके बाद दोबारा से नेपोलियन आया और उसने फिर से डेमोक्रेसी को हटा के वहां पे डिक्टेटरशिप रूल लगा दिया। तो ये तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक ब्रीफ आउटलाइन बताया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यूज होगा। जो लोग 9th अच्छे से पढ़े हैं उन लोग को ये कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक्स बहुत इजी लगेंगे, कुछ नहीं है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों के दिमाग में एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कि अपने कंट्री को एक बनाया जाए, मीन्स अलग अलग जो पार्ट्स में डिवाइड था, प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, हर जगह पे राजा रूल करते थे, उसको खत्म करने का कॉन्सेप्ट आया। और आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये चीजें खत्म भी हो गई थी, बट क्या सिर्फ पूरे एरियाज को एक कर देने से नेशन बन जाएगा? नेशन स्टेट का जब मैंने डिफिनीशन बताया था तो उसमें एक मेन पॉइंट बोला था कि नेशन स्टेट वो स्टेट होता है, वो एरिया होता है जहां पे लोगों के बीच कुछ कॉमन हो, कुछ सिमिलर हो लोगों के बीच में। ठीक है, अब सिमिलर कैसे होगा, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे वहां पे कोई भी वेट मेजरमेंट का इक्वल चीजें नहीं थी। ठीक है, मीन्स कह सकते हो कि वहां पे अलग अलग लैंग्वेज लोग अलग अलग एरियाज में बोलते थे, सबकी थिंकिंग अलग थी। तो इन सारी चीजों के होने के बावजूद वहां पे कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट करना पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या ऐसा वहां पे किया गया जिससे लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आई? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट वाज द स्टेप्स टेकन बाय फ्रांस टू क्रिएट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन। ला पैट्रिया क्या होता है? ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड, याद रखना, पैट्रिया मीन्स फादरलैंड होता है। ठीक है, पैट्रिया पापा, पी से पैट्रिया, पी से पापा। ठीक है, ला पैट्रिया का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। और ले सिटियोन का मतलब होता है कि सिटीजन्स। ठीक है, वी ऑल और सिटीजन्स कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, आइडिया ऑफ ला पैट्रिया मीन्स आपका जो पूरा एरिया है, आपके जो नेशन का जो पूरा टेरिटरी है, वो पूरा आपका फादरलैंड है, सबके लिए, सारे सिटीजन्स के लिए एक फादरलैंड है और सबको इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग था ले सिटियोन। ले सिटियोन का मतलब कि हम अलग अलग प्रोविंसेस में नहीं बटे हुए हैं, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ दिस टेरिटरी, दिस नेशन स्टेट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट वहां पे दिया है, क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैट्रिया एंड ले सिटियोन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, न्यू फ्रेंच फ्लैग। अब देखो आगे जो पढ़ोगे, हिस्ट्री में जहां भी पढ़ोगे, कलेक्टिव बिलोंगिंग, लोगों को एकजुटता दिखाने के लिए एक चीज कॉमन ली जाती है। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में भी ये चीज थी कि सभी लोग अपने नेशन का फ्लैग लिए थे, ये दिखाने के लिए कि हम इस नेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फ्रांस में एक नया नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था जो सबके लिए कॉमन था, सबका वो नेशनल फ्लैग था और उस नेशनल फ्लैग से सब लोग एक साथ जुड़ते थे। जैसे हमारी कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है, जब हम उसको देखते हैं तो उससे मीन्स नेशनल फ्लैग के टर्म्स में हम सब एक साथ जुड़ जाते हैं। नेशनल फ्लैग की जब बात आती है तो हम सब खुद को इंडियंस मानने लगते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए वहां पे एक नया नेशनल
फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका भी 3 कलर था, ट्राई कलर में भी था। अब देखो मोबाइल लेके बैठे हो सभी लोग, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, गूगल कर लेना कि फ्रेंच फ्लैग कैसा है, मीन्स कौन कौन से 3 कलर्स हैं और वो कब एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि कब किया गया था एडॉप्ट और कैसा है। ठीक है, फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आपको पता होगा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि लोग टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे और वहां पे खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिए थे, जिसके बाद लुईस 16 को उन्हें मींस कंसीडर करना पड़ा था और उन्हें नेशनल असेंबली मानना पड़ा था। अब क्या है, अब वहां पे स्टेट जनरल का इलेक्शन होता है, मींस उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ और उस स्टेट जनरल के इलेक्शन में जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जितने लोग को इलेक्ट किया गया, उन सबको अब स्टेट जनरल की बजाय रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है, तो सीधा कह सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, या फिर कह सकते हो कि क्या बोलते हैं, स्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड एंड वर रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। What? State generals were elected and renamed as National Assembly. State general का इलेक्शन हुआ और उसे नेशनल असेंबली के नाम से रीनेम कर दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि न्यू आइम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन। आइम्स क्या होता है, हाइम्स होता है आपका सिंपली अगर सिंपल हिंदी के शब्दों में कहा जाए तो ये भजन होता है। ठीक है, इसको कभी कभी मंत्र भी बोला जाता है कि आइम्स मींस मंत्रोच्चारण जो करते हैं मंत्र। ठीक है, सिंपली भजन कह सकते हो, गीत कह सकते हो। ठीक है, पेट्रियोटिक सॉन्ग कह सकते हो सिंपली। ठीक है, तो न्यू आइम्स वर कंपोज, नया नया भजन बना अपनी कंट्री के लिए और ओथ्स लिए गए अपनी कंट्री के प्रति कि हमें इसके प्रति समर्पित होना है एंड ऑल। ठीक है, तो न्यू आइम्स वर कंपोज, नए नए भजन कीर्तन बने एंड ओथ्स वर टेकन, लोगों के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। मतलब क्या है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सेंटर से एक सेंटर से पूरे कंट्री को कंट्रोल किया जाए। और एक सेंटर से कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि सेंटर पे एक बंदा बैठा है वही पूरे कंट्री को कंट्रोल करे, नहीं, ये नहीं मतलब है। सेंटर से कंट्रोल किया जाने का मतलब कि हर पार्ट का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन ना हो, एक कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो और वो हर पार्ट को कंट्रोल करे। अब हर पार्ट को कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि वो अकेले बैठ के कंट्रोल करे, इसका मतलब है कि हर पार्ट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे, ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे, यूनिफॉर्म सिस्टम मेंटेन रहे। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर इम्पोज्ड या इंट्रोड्यूस, न्यू सिस्टम आया था सेंट्रलाइज। इसके पहले क्या था, जब मोनार्ची सिस्टम था तो हर प्रोविंसेस का, हर एरियाज का अपना अलग रूल था, अलग किंगडम थे, अलग राजा थे। लेकिन अब वहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम का, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या होता है, देखो जैसे ये मान लो एक कंट्री है, ठीक है, तो इसमें ये डिफरेंट एरियाज हैं। ठीक है, तो यहां से किसी चीज को अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो अपने एक पर्टिकुलर टेरिटरी का, पर्टिकुलर एरिया का बॉर्डर अगर आप क्रॉस करोगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हटा दी गई क्योंकि इससे क्या होता था, ये लोग अपनी जो भी चीजें हैं उसको ले जाने से पहले सोचते थे कि नहीं ये तो हमारा एरिया नहीं है, यहां से एक बाउंड्री में वो डिवाइडेड हो जाते थे। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटीज हट गई, ये सारी चीजें हट गई, तो अब पूरे में कोई डिवीजन रह नहीं गया, तो लोग फिर से एकजुटता लोगों के अंदर आई, कलेक्टिव सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट हुई। ठीक है, तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है, मतलब है कि जैसे देखो अगर मान लो इंडिया में ही, इंडिया में आपको, इंडिया के यूपी में हो तो यूपी में आपको 1 किलो मीन्स ये पूरा ले लो मार्कर ही, पूरे मार्कर का को 1 किलो माना जा रहा है। आप 1 किलो चावल ले लेंगे, मार्कर के बराबर तौल के दे दिया गया। कहीं और आप जा रहे हो तो मार्कर के बजाय पूरा एक इतना बड़ा पत्थर है उसका 1 किलो दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट करेगा ना कि नहीं यहाँ पे आपको कम दिया जा रहा है, वहां ज्यादा दिया जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पूरे कंट्री में भले ही एक मार्कर के बराबर या सिर्फ एक छोटा सा पेन का टिप ले लो उसी के बराबर हो, लेकिन बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इससे कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट होगी, राइट। तो वो चीज किया गया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जो भी वेट है, मेजरमेंट है, इसका यूनिफॉर्म सिस्टम पूरे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? तो डायलेक्ट का सिंपल मतलब कह सकते हो कि उपभाषा। उपभाषा मीन्स व्हाट इज आवर कंट्रीज मेन लैंग्वेज। हमारी कंट्री का मेन लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। लेकिन अपनी कंट्री में अलग अलग रीजन्स में, मैंने पहले भी बताया है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, अलग अलग टेरिटरी का अपना ओन लैंग्वेज होना, इसको डिस्करेज किया गया वहां पे। और फ्रेंच लैंग्वेज, नेक्स्ट पॉइंट जो है, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। अब हर पार्ट में अपना डायलेक्ट बोलना मीन्स एक स्पेशल लैंग्वेज हर टेरिटरी में बोलने को डिस्करेज किया जा रहा था। और मेन जो लैंग्वेज था वो फ्रेंच लैंग्वेज बन गया था, राइट। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या हुआ था। आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड ला सिटियन मीन्स फादरलैंड और सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि नहीं, ये हमारा फादरलैंड है और हम यहाँ के सिटीजन्स है, कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए। सेकेंड पार्ट, न्यू फ्रेंच फ्लैग। फ्रांस का एक नया फ्लैग जनरेट हुआ था, एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था टू शो देयर यूनिटी, एकजुटता दिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका रिनेम करके नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यू आइम्स पर कंपोज, नया नया भजन कीर्तन बना और ओथ्स वर टेकन, और लोगों के द्वारा शपथ लिया गया, दे हैज टेकन ओथ्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, a new system of administration was imposed that a center will control all provinces, all territories, ठीक है। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका कंट्रोल होगा हर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished, मींस inside a territory, inside a particular territory, for every part, for every territory there will be no custom duties, means एक पार्ट के अंदर बॉर्डर पे कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेगी, फ्रीली आप ट्रेड एंड ऑल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इम्प्रूव। ये तो क्लियर हो गया होगा कि वेट और मेजरमेंट का एक यूनिफॉर्म सिस्टम आया, पूरे कंट्री में सेम तरीके का वेट होगा, 1 किलो सेम होगा पूरे कंट्री में। नेक्स्ट इज रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, मींस टेरिटरी का अपना जो लैंग्वेज था, उपभाषा था, दैट वर दोज लैंग्वेज वर डिस्करेज्ड एंड द मेन लैंग्वेज वाज डिक्लेयर फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज को मेन लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया और बाकी जितने भी लैंग्वेज थे उसको डिस्करेज किया जाने लगा था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे फ्रांस में, ये फ्रांस की कहानी है, पूरे यूरोप की कहानी नहीं कह सकते, ठीक है। फ्रांस में नेशनल वो क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशन स्टेट तो हो गया था, अब वहां पे क्या था, मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया था, अब कंट्री के लोगों के पास पावर आ गई थी। पर अभी भी नेशन स्टेट बनाने के लिए लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स होना जरूरी था, एकजुटता होना जरूरी था। तो एकजुटता जनरेट करने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट करने के लिए ये सारे स्टेप्स फ्रांस के द्वारा लिए गए थे, ठीक है। अब हमें देखना क्या है इसके बाद, देखो ये तो हो गया, कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट हो गया सबके अंदर, लेकिन इसके बाद आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। कलेक्टिव बिलोंगिंग जनरेट हुई, नेशन स्टेट बन गया, उसके बाद जैकोबिन्स क्लब वहां पे रूल किया, फिर डायरेक्टरी 5 मेंबर्स की जो डायरेक्टरी थी वो रूल की, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे था, उसको हटाने के बाद डायरेक्टरी आई थी। डायरेक्टरी के बाद वहां पे क्या हुआ था, नेपोलियन आया था, और नेपोलियन के आने के बाद सिस्टम फिर से डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में चली गई थी। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें अच्छी की थी। तो क्या इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन, नेपोलियनिक कोड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही हम ये जानेंगे कि नेपोलियन के द्वारा नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या हेल्प मिला था, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।